नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। पहला इशू हम उठाएंगे साइबर थ्रेट्स का हिंदू से। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस का उठाएंगे, फॉरेस्ट कवर को कैसे देश में इंक्रीज किया जाए। तीसरा जो इशू हम उठाएंगे वो उठाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित। अब तो देखो, हिजाब का जो इशू है वो सुर्खियों में है, तो कुछ मांगे उठने लगी हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो देश में अभी फिलहाल इंप्लीमेंट होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, तो वो इशू भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी केस स्टडी है जिसे हम 2-3 मिनट में कवर करते हैं। देखो, ये वीडियो वायरल हुई थी, आपको याद होगा तो 2020 के अंत में आंध्र प्रदेश की ये वीडियो थी जिसमें चाइल्ड मैरिज हो रही थी। इस प्रकार से स्कूल के छोटे छोटे बच्चे थे, ये मैरिज परफॉर्म कर रहे थे। कुछ लोगों ने बाद में बोला नहीं ये मजाक, लेकिन बहुत कुछ मतलब ऐसा हुआ। बाद में इन स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया और मैरिज को वॉइड करार दिया गया, और जो मैनेजमेंट थी उन्होंने इनके नाम निकाल दिए एडमिशन से। तो केस स्टडी ये है, आप इस कॉलेज के ना प्रिंसिपल हो, आप कैसे एक्शन लोगे, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा ऐसी सिचुएशन में कि बच्चों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, नाम निकाल दिया गया है और इस प्रकार से वो मैरिज परफॉर्म करते हुए पाए गए थे। देखो, सबसे पहली बात तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आप लिखोगे आंसर में, जो चाइल्ड मैरिज है वो बहुत गलत है। खास करके लड़कियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। छोटी उम्र में शादी हो जाती है तो वो ना सिर्फ एजुकेशन से वंचित हो जाते हैं, छोटी उम्र में अगर वो प्रेगनेंसी को अडॉप्ट कर लेते हैं तो कितना उनकी सेहत पर बुरा असर होता है। मेंटली वो प्रिपेयर नहीं होती। जो बच्चे का जन्म होता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, बच्चा वीक होता है और न्यूट्रिशन संबंधित इश्यूज आते हैं। तो चाइल्ड मैरिज तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसको रोकने के लिए हमारे देश में कानून भी है। वो जो लड़कियां चाइल्ड मैरिज करती हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार भी होती हैं। एथिकल इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा हैं इस केस में। देखो, इस केस में एथिकल इश्यूज ये हैं, एक तो चूँकि बच्चों को निकाल दिया गया स्कूल से तो उनकी जो एजुकेशन है वो प्रभावित होगी। एजुकेशन प्राप्त करने का जो उनका अधिकार है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। दूसरा, चूंकि ये मामला स्कूल में सामने आया, स्कूल तो देखो प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ के स्तंभ है, आप कह सकते हो। स्कूल में ये मामला सामने आया तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा एथिकल इश्यूज़ हैं। और जबकि देखो, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनमें तो रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्पर, ये सब डेवलप करने की बात की गई है स्टूडेंट्स में। तो स्टूडेंट्स ही ये सब इमोशंस के आधार पर परफॉर्म करते मिले तो ये भी अपने आप में ये बड़ा एथिकल इशू है। और इसके अलावा ये भी पता लगता है कि स्टूडेंट्स इस प्रकार से चाइल्ड मैरिज परफॉर्म कर रहे हैं तो एजुकेशन का उनमें अभाव है, लीगल इश्यूज़ का उनमें अभाव है। उनको पता ही नहीं कि शादी करने की जो मिनिमम एज है वो क्या है। चलो बात करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। सबसे पहले तो देखो, आप सच जानोगे इस वायरल वीडियो का, क्या सच में ऐसी मैरिज परफॉर्म भी की गई है या फिर मजाक चल रहा था, है क्या। उसके बाद में जो सच आपके सामने आया उसके बाद आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। आप पता लगाओगे क्या कॉलेज स्टाफ भी इसमें इन्वॉल्व था, क्या पेरेंट्स को पहले से पता था बच्चों के बीच में इस प्रकार के किसी रिलेशन का। उसके बाद जब आपने जांच कर ली कॉलेज स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट है या फिर नहीं है, आप मैनेजमेंट को कन्विंस कराओगे कि भैया स्कूल से निकालने से कुछ नहीं होगा, इन बच्चों का जो भविष्य है वो खराब हो पाएगा, आगे ये एजुकेशन प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। आप इन बच्चों की, जो भी लड़का लड़की हैं, इनकी काउंसलिंग करोगे कि जो भी आपने किया ये गलत था। हो सके तो आप लड़की को वन स्टॉप सेंटर में भेज सकते हो, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी मदद दिलवा सकते हो। इनको बताओगे, ना सिर्फ इनको बल्कि पूरे स्कूल में जो भी बच्चे हैं आप उनको चाइल्ड मैरिज के कंसिक्वेंसेस के बारे में बताओगे। एक अवेयरनेस कैंपेन आप लॉन्च करोगे। तो ये सब आपके कोर्स ऑफ एक्शन होंगे। कुल मिला के देखो, आप एज ए प्रिंसिपल इस केस में ना परसुएशन, सोशल इन्फ्लुएंस, इन टेक्निक्स का सारा लोगे। ना सिर्फ इस केस में जो बच्चे इन्वॉल्व हैं उनको अवेयर करवाने के लिए बल्कि सभी लोगों को अवेयर करवाने के लिए। बच्चों को स्कूल से निकालना एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि देखो एजुकेशन जो है वो आपको इनलाइटन करती है, लेकिन आप एजुकेशन से ही किसी को वंचित कर दोगे तो फिर वो बल्कि और ज़्यादा सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। केस स्टडी इस प्रकार की आती है तो आप कैसे पॉइंट्स लिख सकते हो। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, वैसे तो साइबर अटैक्स जो हैं वो रिलेटिवली एक नया फेनोमेनन है, लेकिन आज के समय में साइबर अटैक्स से जो खतरा है ना उतना ही है जितना कि आतंकवाद यानी टेररिज्म से खतरा है। साइबर अटैक्स के बारे में
वर्ल्ड जागरूक हुआ सबसे पहले 2010 में। 2010 में स्टैक्सनेट एक वायरस है। इस वायरस ने इन्फेक्ट किया था ईरान में बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को। कहा जाता है कि ईरान और यूएसए के जो हैकर्स हैं ना, उन्होंने ईरान के वो कंप्यूटर्स जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज हो रहे थे, उन पर इस वायरस की सहायता से अटैक किया, स्टैक्सनेट वायरस। मकसद ये था ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है ना, या तो उसे डिस्ट्रॉय करना या फिर उसे डिले करना। उसके बाद 2012 में सऊदी अरेबिया की एक नेशनल ऑयल कंपनी है अरामाको ऑयल कंपनी के बहुत सारे कंप्यूटर्स पर अटैक हुआ था और कहा जाता है कि 30,000 कंप्यूटर्स में से जो डेटा है वो गायब हो गया था। ये जो अटैक है वो ईरान ने करवाया था। उसी प्रकार से ईरान पर यह भी आरोप लगता है कि कुछ हफ्ते बाद कतर की नेशनल गैस कंपनी रेस गैस के ऊपर भी अटैक करवाया गया, इस कंपनी की फंक्शनिंग को, ऑपरेशंस को प्रभावित करने के लिए। ये कार्टून है उस समय आया था जब न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक हुआ था ईरान के। जब देखो 2010 के आसपास ये जो बड़े बड़े मेजर साइबर अटैक्स हुए ना, तो उस समय यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लियोन पेनेटा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि आने वाले समय में हमें साइबर पर्ल हार्बर के लिए तैयार रहना चाहिए। पर्ल हार्बर के बारे में आपने सुना होगा। यूएसए की साइट थी पर्ल हार्बर और यहां पे जापान के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मेजर अटैक कैरी आउट किया गया। ये जो अटैक था ना, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। इस अटैक में यूएसए के ऑलमोस्ट 2500 के आसपास जो मिलिट्री पर्सनल या फिर सिविलियंस थे वो मारे गए। ये बहुत बड़ा मेजर और सिंक्रोनाइज्ड अटैक था यूएसए के ऊपर। तो उसी प्रकार से यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी का ये कहना था, जिस प्रकार से पर्ल हार्बर का अटैक बहुत बड़ा और मेजर अटैक था और यूएसए को भनक भी नहीं लगी कि इस प्रकार से जापान हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, उसी प्रकार से यूएसए की जो साइबर एसेट्स हैं उनके ऊपर पर्ल हार्बर जैसा बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। हमें उसके लिए पहले से तैयार रहने की आवश्यकता है। बट देखो, राइटर इस सोच से इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर के अनुसार यूएसए जहां स्ट्रेटजी बना रहा है कि कल को रशिया या फिर चाइना जैसे देश यूएसए की एसेट्स के ऊपर पर्ल हार्बर जैसा बहुत बड़ा साइबर अटैक कैरी आउट कर सकते हैं, दूसरी तरफ पिछले 10 सालों में साइबर अटैक्स देखो काफी ज्यादा हुए हैं, लेकिन छोटे छोटे स्केल के हुए हैं। यूएसए का फोकस बहुत बड़े साइबर अटैक पर है, जबकि इसी बीच जो छोटे छोटे साइबर अटैक्स हैं ना, उनकी संख्या पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे 2021 की बात कीजिए, 2021 में यूएसए में सोलर विंड से अटैक हुआ। सोलर विंड से यूएसए की एक आईटी फर्म है और इसके ऊपर अटैक हुआ था। अटैक होने की वजह से यूएसए की सरकार का भी बहुत सारा डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, क्योंकि ये आईटी फर्म यूएसए की होमलैंड सिक्योरिटी से संबंधित जो डिपार्टमेंट है ना, उसे भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। उसी प्रकार से कॉलोनियल पाइपलाइन अटैक, इसमें क्या हुआ था, ये तो देखो एक रैंसमवेयर अटैक था। रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है, जो रैंसमवेयर मालवेयर होता है वो अटैक करता है सिस्टम के ऊपर और फिरौती मांगता है। मतलब मान लीजिए किसी के कंप्यूटर पे रैंसमवेयर मालवेयर ने अटैक किया ना, तो इस प्रकार की स्क्रीन दिखने लगेगी। आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकोगे, अपना डेटा एक्सेस नहीं कर सकोगे, और आपको बोला जाएगा कि आज अगर आप अपना डेटा एक्सेस करना चाहते हो तो पहले आप हमें रैंसम दीजिए, यानी फिरौती दीजिए, तभी आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकोगे। आज के समय में ना अगला पॉइंट यही है, आज के समय में हेल्थ सेक्टर में इस प्रकार के रैंसमवेयर अटैक काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं। जैसे हॉस्पिटल है कोई, मान लीजिए गंगाराम हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल में जो सिस्टम्स का नेटवर्क है ना, उसके ऊपर इस रैंसमवेयर मालवेयर ने अटैक कर दिया, तो पूरा जो गंगाराम हॉस्पिटल प्रशासन है ना, वो अपने सिस्टम्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। हर सिस्टम पे इस प्रकार की स्क्रीन दिखने लगेगी। अगर आप अपने सिस्टम्स को एक्सेस करना चाहते हो तो फिरौती दीजिए, बिटकॉइन की फॉर्म में या फिर दूसरे क्रिप्टो करेंसीज की फॉर्म में। तो हॉस्पिटल प्रशासन को मजबूरी में देखो या तो रैंसम चुकानी पड़ेगी या फिर उनको पेन नोटबुक वाले मॉडल पे आना पड़ेगा उस समय में। लेकिन देखो, जब वो कुछ भी डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो उनका सारा जो काम है वो ठप हो जाएगा, मरीजों का जो इलाज है वो भी प्रभावित होगा। इस प्रकार के हेल्थ सेक्टर में जो रैंसमवेयर के अटैक्स है ना, आज के समय में काफी ज्यादा होने लगे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ साइबर अटैक्स। देखो, पूरे वर्ल्ड में आपको पता है तरह तरह के इलीगल ट्रेड्स होते हैं, जैसे ड्रग्स का व्यापार, वुमेन ट्रैफिकिंग, बहुत सारे इलीगल व्यापार होते हैं। उन सबको अगर आप मिला दो ना, उससे भी ज़्यादा नुकसान होता है साइबर अटैक से। 2020 में टोटल साइबर अटैक्स की वजह से कितना नुकसान हुआ? $3 ट्रिलियन से लेकर $4 ट्रिलियन के बीच में। और इससे देखो, सिर्फ प्राइवेट फर्म्स ही प्रभावित नहीं है, मतलब खतरा सिर्फ प्राइवेट फर्म्स को नहीं है, सरकारी फर्म्स को भी है। मेन थ्रेट्स क्या है? मेन थ्रेट्स देखो, जैसे क्रेडेंशियल थ्रेट्स। क्रेडेंशियल थ्रेट मतलब जो हैकर होते हैं वो आपके क्रेडेंशियल यानी यूजर आईडी एंड पासवर्ड चुराने की कोशिश करते हैं। बाद में अगर उनको आपके क्रेडेंशियल्स यानी यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल गया तो फिर वो आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। डेटा ब्रीच, डेटा की चोरी, फिशिंग। आपके पास मेल आती है कई बार मेल अकाउंट्स में कि आप लॉटरी जीत चुके हो, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। कभी मत करना, आप तो क्या ही करते होंगे, लेकिन जो लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है वो कई बार कर देते हैं। तो इससे उनका जो डेटा है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और हैकर्स उस डेटा का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट, रैंसमवेयर अटैक, जिसके बारे में अभी हमने जाना। आईटी आउटेज, कई बार आप ऐसी खबरें पढ़ते हो कि ट्विटर या फिर व्हाट्सएप आधे घंटे के लिए ठप हो गया, वो उसको कहते हैं आउटेज। बहुत बार तो ये देखो आउटेज कंपनी की तरफ से ही होती है, जैसे ट्विटर, व्हाट्सएप ये मेंटेनेंस कर रहे थे, लेकिन बहुत बार ना हैकर्स की वजह से भी ये आउटेज हो जाती है, मतलब इन प्लेटफॉर्म्स की जो सर्विसेज हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। रिस्क काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है आज के समय में हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन, रिसर्च, कम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि यहाँ पर ना जैसे बैंक है, बैंक वाले तो आपको उनको पता है अटैक हो सकता है, वो पहले से सजग रहते हैं, लेकिन हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर, रिसर्च सेक्टर, इनका ज़्यादा फोकस नहीं होता साइबर सिक्योरिटी पर, इसलिए ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं। और अब तो देखो, आपको पता है कोविड-19 की महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हो रहा है, तो फिर अटैक की जो संभावनाएं हैं ना वो भी बढ़ गई हैं। हर 10 सेकंड में एक साइबर अटैक हो रहा है। रैंसमवेयर जैसे अटैक्स ना सिर्फ सरकार को बल्कि छोटी छोटी फर्म्स को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, उन पर मेजर इंपैक्ट डाल रहे हैं। यानी चैलेंज जो है वो काफ़ी बड़ा है। देखो, चैलेंज बड़ा है इस वजह से जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं ना, उनको हैकर से, क्रिमिनल से 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। साइबर अटैक से बचने के लिए दोनों तरह की स्ट्रेटेजीज की आवश्यकता है, प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी भी और रिएक्टिव साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी भी। प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी देखो, वो सारे स्टेप्स उठाना, वो सारे उपाय करना ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि साइबर अटैक हो ही ना, मतलब कोई कसर ना छोड़ना, सिक्योरिटी में कोई लूप होल ना छोड़ना। लेकिन देखो, फिर भी साइबर अटैक हो जाता है तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए विभिन्न फर्म्स को, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो। मतलब रिजिलियंस डेवलप करने की आवश्यकता है। रिजिलियंस जैसे कि देखो, साइबर अटैक हो भी जाता है तो ऐसा नहीं कि आपका पूरा जो कामकाज है वही ठप पड़ गया। रिजिलियंस कैसे डेवलप की जा सकती है? जैसे देखो, डेटा जो है, डेटा का बैकअप रख के 2-3 जगह आप डेटा का बैकअप रखोगे, आपका सिस्टम हैक भी हो गया, रैंसमवेयर मालवेयर ने फिरौती मांग भी ली, कोई बात नहीं भैया, हमारा डेटा दूसरी जगह पे पड़ा है, हम आपको फिरौती नहीं देंगे। दूसरा एग्जांपल रिजिलियंस का, कुछ काम आप डिजिटली करो, कुछ फिजिकली करो, मतलब पूरी तरह से हर चीज़ के लिए डिजिटल चीज़ों पे डिपेंड मत करो, और करो तो सिस्टम को इस प्रकार से डिवाइड करो कि आपका एक ब्लॉक अगर हैक हुआ है तो दूसरे ब्लॉक्स पे, दूसरे जो एंटिटीज है ना, उन पे कोई असर ना पड़े। समझ गए? मतलब रिजिलियंस डेवलप करने की आवश्यकता है। अगर अटैक हो भी जाता है तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। अटैक होने के बाद आपके क्या स्टेप्स होंगे, उसका जो रोड मैप है वो पहले से तैयार हो। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। सरकार को तो अवेयर होने की आवश्यकता है ही, लेकिन देखो, छोटी छोटी जो फर्म्स है ना, जो सॉफ्ट टारगेट होती हैं, जिनको ज़्यादा खतरा होता है, उनको अवेयर करने की आवश्यकता है साइबर अटैक्स के बारे में। यहाँ पे कुछ टेक्निकल स्टेप्स भी बताए गए हैं, जैसे SASC सिक्योर एक्सेस सर्विस एज, इससे साइबर अटैक्स के रिस्क को कम किया जा सकता है। CASB क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर, SWG सिक्योरिटी वेब गेटवे, इनसे जो वेब बेस्ड थ्रेट्स हैं उनके रिस्क को कम किया जा सकता है। इनको हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अपने आप में ये बड़े बड़े कंसेप्ट्स हैं IT इंडस्ट्री के। फिलहाल आप नाम याद रखिए, आंसर्स में आपको अगर पॉइंट्स लिखने हों। लास्ट में राइटर वे फॉरवर्ड में ये बोलते हैं
देखो जो यूएसए की सोच है ना कि बहुत बड़ा पर्ल हार्बर टाइप का साइबर अटैक होगा, वार होगा, देखो नियर फ्यूचर में ये सब पॉसिबल नहीं है। अटैक्स जो पिछले 10 सालों में धीरे धीरे करके छोटे छोटे हुए हैं ना, वैसे अटैक्स को रोकने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। छोटी कंपनीज को भी ये समझना होगा, आपके पास ये जो ऑप्शन होता है ना, क्योंकि छोटी कंपनीज का प्रॉफिट भी छोटा होता है, तो देखो वो ज़्यादा इच्छुक नहीं होते साइबर सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करने में, लेकिन एक बार साइबर अटैक हो गया ना तो उनकी बरसों बरस की जो मेहनत है ना वो चली जाती है। तो इसलिए छोटी फर्म्स को यह समझने की आवश्यकता है, आप पूरी तरह से साइबर सिक्योरिटी को मत इग्नोर कीजिए, क्योंकि अगर साइबर अटैक एक बार हो गया तो फिर आपको इसका बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आर्टिकल को समाप्त करने से पहले एक जो टर्म है ना उसका भी जिक्र है इस आर्टिकल में, जीरो ट्रस्ट मॉडल। जीरो ट्रस्ट मॉडल में क्या होता है, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी में जिन जिन पर्सन्स के पास डेटा की एक्सेस है ना, वो इससे पहले कि डेटा को एक्सेस कर सकें स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन, स्ट्रिक्ट ऑथेंटिकेशन, ताकि कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑथराइज्ड नहीं है वो डेटा को किसी भी प्रकार से एक्सेस ना कर पाए, ताकि डेटा के कॉम्प्रोमाइज होने से रोका जा सके। ये है जीरो ट्रस्ट मॉडल। तो ये जो मॉडल है वो भी अपने आप में इसकी लिमिटेशंस हैं, ऐसा राइटर बोल देते हैं, जिक्र आया इसलिए मैंने आपको बता दिया, जीरो ट्रस्ट मॉडल का इसमें मेंशन है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, हाल ही में देखो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज हुई, जिसमें यह कहा गया इंडिया में आज के समय में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स, जो हमारे देश के ज्योग्राफिकल एरिया का 24.62% है। अगर देखो हम 2021 में फॉरेस्ट कवर को कंपेयर करें 2019 से, तो हमें पता लगेगा हमारे देश में जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हो चुका है बाय 2261 स्क्वायर किलोमीटर। हालांकि देखो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चंस रेज किए कि हमारे देश में फॉरेस्ट कवर को काउंट करने के लिए जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट की वो गलत है, प्लांटेशन को बीच में शामिल किया गया है। इस प्रकार के तमाम क्वेश्चंस कुछ क्रिटिक्स के द्वारा रेज किए गए। आज के इस आर्टिकल में राइटर कहते हैं, भैया जी हमारे देश में फॉरेस्ट कवर पता लगाने के लिए जो डेफिनेशन होती है ना फॉरेस्ट की, वो क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार है। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, पहले आप वो देखिए। मिनिमम, पहली कंडीशन है मिनिमम एरिया होना चाहिए 0.05 हेक्टेयर से लेके 1 हेक्टेयर के बीच में। ट्री क्राउन कवर परसेंटेज जो है वो 10 से 30% के बीच में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये फॉरेस्ट कवर है ना, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, पेड़ के ऊपर वाला जो ये पोर्शन होता है ना ये क्राउन होता है। तो ऊपर से देखें तो ये ट्री क्राउन वाला जो एरिया है ना वो 10 से लेके 30% के बीच में होना चाहिए। समझ गए ना, जैसे ये ट्री है, ये ऊपर वाला पोर्शन क्राउन है, फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद एक और ट्री, यहाँ पे क्राउन, ऊपर से देखें तो टोटल जो फॉरेस्ट है ना उसमें ट्री क्राउन जो एरिया है वो 10 से लेके 30% के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, जो ट्रीज है ना वो मैक्सिमम 2 से लेके 5 मीटर की हाइट तक पहुंचे जब वो फुल मेच्योरिटी में हों। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार फॉरेस्ट की डेफिनेशन है। इंडिया की डेफिनेशन क्या है, इंडिया में फॉरेस्ट की डेफिनेशन ये है मिनिमम एरिया 1 हेक्टेयर का होना चाहिए, ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% होनी चाहिए, कम से कम 10% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बेशक हो सकती है। और एक चीज़, इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप एंड लीगल स्टेटस, मतलब देखो प्लांटेशन है, जैसे अब ट्री प्लांटेशन कोई प्राइवेट है तो हमारे देश में ना वो भी फॉरेस्ट कवर में काउंट कर ली जाती है। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ सरकारी ज़मीन पे जो प्लांटेशन है, सरकारी ज़मीन पर जो फॉरेस्ट है सिर्फ वही हम फॉरेस्ट कवर में काउंट करेंगे, नहीं। तो इस वजह से बहुत सारी जगह पे बैम्बू प्लांटेशन है, कोई बगीचा है, वो भी हमारे देश में फॉरेस्ट कवर में आ जाता है। इसके बाद इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं, देखो हमने जो फॉरेस्ट का कवर का पता लगाया है ना वो सैटेलाइट डेटा के आधार पर पता लगाया है और बाद में उसकी लोकल डेटा इन्वेंट्री की सहायता से वेरिफिकेशन भी हुई है। और ये देखो फील्ड इन्वेंट्री जो डेटा अवेलेबल होता है उसकी सहायता से वेरिफिकेशन भी हुई है। राइटर कहते हैं, भैया जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट किया गया है ना ये आइसोलेशन में नहीं किया गया है, जो भी डेटा है
हम जल्द ही अवेलेबल करवा देंगे वेब मैप सर्विस की सहायता से रिसर्चर्स के लिए, ताकि कोई भी अगर वेरिफिकेशन करना चाहता है तो वो कर सकता है। और बात रही प्लांटेशन की कि प्लांटेशन को क्यों ऐड किया गया है, प्लांटेशन की अपनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बेशक ये बात सच है कि हम नेचुरल फॉरेस्ट को कंपेयर नहीं कर सकते प्लांटेशन से, लेकिन प्लांटेशंस का एक बड़ा रोल होता है इकोसिस्टम को सहेज में रखने में। जैसे कैस्यू प्लांटेशन है जो हमारे देश के साउदर्न पार्ट्स में कोस्टल इलाकों में होता है। कैस्यू मतलब काजू। तो ये जो कैस्यू प्लांटेशन होता है ये साइक्लोन के अगेंस्ट फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन का काम करती है। इसके अलावा कई जगह पे जो मिक्स्ड प्लांटेशंस होती हैं वो भी अलग अलग इकोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं वो भी इन प्लांटेशंस में रहते हैं। तो इन प्लांटेशंस को फॉरेस्ट में कवर करना इसमें कुछ गलत नहीं है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो 1988 में जो इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी ना, उसमें बोला गया था कि इंडिया में टोटल जो फॉरेस्ट कवर है ना, इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का 33% होना चाहिए। और अब कितना है? लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार कितना है बताइए? ये है 24.62%। तो इसका मतलब अभी भी हम 8% तो कम से कम दूर हैं, है ना? तो फॉरेस्ट कवर को कैसे इंक्रीज किया जाए? सबसे पहला पॉइंट आता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में बोला था जून 2021 में, जो यूएन की हाई लेवल डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रोट, ये डायलॉग जब ऑर्गेनाइज हुआ था उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट को मेंशन किया था अपनी स्पीच में। उन्होंने ये कहा था 2030 से पहले हम 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी कंसेप्ट क्या है? इसका सिंपल मतलब देखो ये है, जो लैंड डिग्रेड हो रहा है ना, सबसे पहले तो उसे स्टेबल करना, मतलब ये सुनिश्चित करना कि और ज़्यादा जो लैंड है वो डिग्रेड ना हो। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की ऐसी सिचुएशन आ जाती है उस पर कोई ढंग से उगता नहीं है, खराब हो जाता है वो लैंड। तो लैंड जैसे डेजर्टिफिकेशन हो गया, मतलब मिट्टी मिट्टी हो गई, जो मरुस्थल में जो लैंड होता है वैसा लैंड हो गया, वहाँ पे फिर कुछ भी उगना मुश्किल है। तो और ज़्यादा फर्दर लैंड को डिग्रेड होने से रोकना, इसके साथ साथ जो लैंड ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है उसको रिस्टोर करने का प्रयास करना, ये कंसेप्ट होता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का। तो देखो अगर इंडिया इस तरफ प्रयास करता है ना, जो लैंड ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है, खराब हो चुका है, उसे रिस्टोर करता है, तो फिर उस पर हम फॉरेस्ट उगा सकते हैं, मतलब ट्रीज प्लांट कर सकते हैं। इसके कई सारे फायदे होंगे। फॉरेस्ट कवर तो इंक्रीज होगा ही, बल्कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो हमने कमिटमेंट की है ना, एडिशनल 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक जनरेट करने का, वो कमिटमेंट भी हम पूरा कर सकेंगे। इसके बाद राइटर पॉइंट देते हैं और इंडिया कैसे अपने फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज कर सकता है। देखो इंडिया ना दो चीजों को साथ साथ लेके चलता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर ये स्टार्ट हुआ था 1973 में। शुरू में 9 टाइगर रिजर्व्स हैं, लेकिन आज के समय में टाइगर रिजर्व्स की संख्या कितनी है? 51। तो टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ गई है, इससे टाइगर्स तो कंजर्व हो ही रहे हैं, लेकिन देखो जब टाइगर का घर हम कंजर्व करते हैं, यानी फॉरेस्ट कवर भी तो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। टाइगर्स फॉरेस्ट में रहते हैं, टाइगर को कंजर्व करने लगते हैं तो फॉरेस्ट भी ऑटोमेटिक कंजर्व हो जाता है। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। टाइगर का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और अलग अलग एनिमल्स के लिए प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे लायंस, एलिफेंट्स, दूसरे एनिमल्स। इसके बाद एक पॉइंट, एक कंसेप्ट ये दिया जाता है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट का। अब हमें राइटर के अनुसार ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट एरियाज पर ध्यान देना चाहिए। मतलब वो ट्रीज जो फॉरेस्ट में नहीं आते वो बाहर आते हैं, जैसे आपके घर के बाहर कोई पेड़ है, अर्बन एरियाज में पेड़ हैं, वो सब आते हैं ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट में, TOF। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2021 का ड्राफ्ट है ना, वो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट को प्रमोट करने की बात बोलता है। कैसे? अर्बन और जो पेरी अर्बन एरियाज हैं वहां पे जो ग्रीन स्पेसिस हैं उनको मैनेज किया जाए, एक्सपेंड किया जाए। इससे सिटीजन्स की वेलबींग भी सुनिश्चित होगी, वो अच्छी हवा में सांस ले सकेंगे। लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलके फॉरेस्ट के बाहर ट्रीज को प्लांट किया जाए। इसके साथ साथ जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, उनके साथ मिलकर भी काम किया जा सकता है। नेक्स्ट, जब आप अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट करो ना, तो ग्रीन स्पेस को इंक्रीज करना, उसको भी शामिल करो अर्बन डेवलपमेंट में। आजकल तो देखो वैसा होता ही है,
एफोरेस्टेशन इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, मतलब सरकार और प्राइवेट एंटरप्राइजेज मिलकर काम करें एफोरेस्टेशन के क्षेत्र में। और अर्बन फॉरेस्ट का प्रमोशन हो जिसमें वेटलैंड, पार्क, टी ग्रोव, ट्री गार्डन, प्लांटेशन, ये सब चीज़ें भी आती हैं, इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज। तो ये कुछ अपने पॉइंट्स देते हैं राइटर कैसे फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फॉरेस्ट कवर से संबंधित। और अगला जो हमारा अब आर्टिकल है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हमारे देश में कोई भी सिटीजन, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी एथनिक ग्रुप का हो, सभी के लिए सेम सिविल लॉज का होना, खास करके पर्सनल लॉज का। पर्सनल लॉज का मतलब है फैमिली अफेयर्स, शादी, तलाक, सक्सेशन, ये सब चीज़ें आती हैं पर्सनल लॉज में। देखो थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बताना चाहता हूँ। 1947 से पहले, यानी आज़ादी मिलने से पहले, विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया था। इस वजह से शादी, तलाक और सक्सेशन से संबंधित मामलों में वुमन के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। इस वजह से संविधान जब बनाया गया, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 44। मतलब सरकार ये कोशिश करे कि देश में सभी सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज होने चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है, संविधान निर्माताओं ने इस प्रोविजन को डीपीएसपी में क्यों डाला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जो कि नॉन इन्फोर्सेबल है। हालांकि ये एक इंस्ट्रक्शन जरूर है गवर्नमेंट को, लेकिन कोई कोर्ट में नहीं जा सकता ये कहते हुए कि इसे इन्फोर्स किया जाए। देखो संविधान निर्माताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि आने वाले समय में जब सरकार को उचित लगेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में आनी चाहिए, तब सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी, लेकिन अभी उचित समय नहीं है। इसी वजह से संविधान निर्माताओं ने इसे डीपीएसपी में डाला। देखो 1950s में मांग उठना स्टार्ट हो गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो डीपीएसपी में है, सरकार अब इसे लेके आए। लेकिन उस समय सिर्फ हिंदू पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया गया। उस समय एक्ट्स आए थे जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, लेकिन मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया था उस समय। तो तब से अभी तक मांग चली आ रही है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया गया है, मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया है। और अभी भी हमारे देश में सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यानी धर्म के आधार पर यह तय होता है कि किस सिटीजन पर कौन सा पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा। इसी वजह से समय समय पर कुछ लोगों के द्वारा यह आवाज उठाई जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में आना चाहिए। आर्टिकल 44 भी यही बोलता है। लॉ कमीशन को यह मुद्दा सौंपा गया था सरकार के द्वारा। लॉ मिनिस्ट्री ने लॉ कमीशन को कहा था कि आप अपनी राय दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर। लॉ कमीशन ने लेकिन अभी कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अभी उचित समय नहीं है। नेक्स्ट हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष और विपक्ष के आर्गुमेंट्स की बात करेंगे। पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष के आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। अगर देखो हमारे देश में सभी सिटीजन्स के लिए सिमिलर पर्सनल लॉज होंगे तो इसका मतलब ये है कि सभी सिटीजन्स को इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर अलग अलग पर्सनल लॉज को ऑपरेट नहीं किया जा रहा है हमारे देश में। दूसरा आर्गुमेंट, जेंडर पैरिटी। काफ़ी सारे धर्मों में देखो वुमन के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है और इस डिस्क्रिमिनेशन को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जाती है धर्म के नाम पर। यानी धर्म के नाम पे कहा जाता है कि हमारा धर्म अलग है और हमारे धर्म में यही रीति है, यही रिवाज है, इसी वजह से वुमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सरासर गलत है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट नेशनल इंटीग्रेशन से संबंधित है। अगर देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन और ज़्यादा मजबूत होगी। चौथा आर्ग्यूमेंट एस्पायरेशंस ऑफ यंगर पॉपुलेशन। हमारे देश में देखो अब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यंग है। यंग पॉपुलेशन इक्वालिटी चाहती है। यंग पॉपुलेशन किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी एस्पायरेशंस ये हैं कि धर्म के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए।
अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो यंग पॉपुलेशन की एस्पायरेशंस को सेटिस्फाई किया जा सकता है। और सबसे लास्ट में बाईपास द कंटेंशियस इशू ऑफ रिफॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज। अभी देखो बहुत सारे धर्मों में ऐसी प्रैक्टिसेस प्रीच की जाती हैं जो कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है या फिर भेदभाव वाली हैं, इक्वालिटी के अगेंस्ट हैं। अब सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे किसी एक स्पेसिफिक धर्म में तो आवाज उठने लगती है कि आप सिर्फ हमारे धर्म के अंदर इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। हमारे पास आर्टिकल 25 है, हम हमारे धर्म को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इस प्रकार की जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो पांचवा आर्गुमेंट कहने का मतलब ये है कि पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स लाने की जो प्रक्रिया है उसको बाईपास किया जा सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की सहायता से। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जो आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ड्यू टू डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में देखो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, तो कैसे एक पर्सनल लॉज सरकार लेके आएगी। सरकार के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम होगा कि इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ सिमिलर पर्सनल लॉज को फॉर्मुलेट करना सभी सिटीजन्स के लिए। ये पहला आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट परसेप्शन देखो ये जाती है जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने की बात आती है, परसेप्शन ये जाती है कि जो मेजोरिटेरियन कम्युनिटी के पर्सनल लॉज हैं उनको थोप ना दिया जाए माइनॉरिटी कम्युनिटी के पर्सनल लॉज पर। तीसरा आर्गुमेंट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन पर्सनल मैटर्स। अगर देखो हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है इसका मतलब स्टेट जो है विभिन्न धर्मों के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेरेंस यानी दखलंदाजी कर रहा है जो कि संवैधानिक वैल्यूज के अगेंस्ट है। नेक्स्ट आर्गुमेंट है सेंसिटिव एंड टफ टास्क। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसा ना हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के चक्कर में कुछ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा एलियनेट हो जाएं और समाज की जो स्टेबिलिटी है वो स्पॉइल हो जाए। सबसे लास्ट में आर्गुमेंट दिया जा सकता है देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड हालांकि डीपीएसपी में है और सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आना, लेकिन अभी फिलहाल ये उचित समय नहीं है। अभी सरकार को हर एक धर्म पर अलग अलग फोकस करना चाहिए और किसी धर्म में अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस प्रीच की जाती है जो कि इक्वालिटी के अगेंस्ट है, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट किया जाता है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को हटाने पर सरकार फोकस करे। ऐसा नहीं कि सबके लिए सिमिलर प्रैक्टिस हो। बेशक देखो हर एक धर्म के लिए अलग पर्सनल लॉज हों, लेकिन इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और सरकार ऐसा कर भी रही है। सरकार में देखो जुडिशरी भी आती है। जुडिशरी अब जुडिशरी ने अभी ट्रिपल तलाक के इशू पर वर्डिक्ट दिया, तो ये एक प्रकार से कोशिश है मुस्लिम महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उसे खत्म करने की। इवन पोलीगैमी, बहुविवाह, वो भी केस जो है अब सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, उस पर भी जल्द ही फैसला आ सकता है। उसी प्रकार से देखो हिंदू धर्म में भी कुछ गलत होता है तो उन मसलों पर सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार रिफॉर्म्स लेकर आए। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अप्लाई करे सरकार सभी धर्मों में, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो सभी धर्मों के पर्सनल लॉज में एप्लीकेबल होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे अपने आप एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। लेकिन देखो इसके साथ साथ विभिन्न धर्मों की कम्युनिटीज को काम करना होगा, एक संवेदनशीलता भी फैलानी होगी ताकि अपने आप से ही विभिन्न कम्युनिटीज कदम उठाएं और कम्युनिटी के अंदर वुमेन के साथ कुछ अगर गलत डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट जाके कोई काम होता है तो उसे धर्म के नाम पर लेजिटिमाइज ना किया जाए, ऐसी प्रैक्टिसेस को खत्म किया जाए कम्युनिटीज के द्वारा अपने आप से। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।